भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर के इस चुनाव में मुख्य मुकाबले में भी न रह जाए। पर्दे के पीछे से चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो चाहते थे कि पर्दे के बाहर से ही आए, और सिन्हा जी लगातार अपनी मनमानी करने में इस बार भी सफल हो गए और अपने एक साथी को, वो गाजीपुर से जो कभी प्रधानी का भी टिकट मतलब चुनाव नहीं लड़ा, उस व्यक्ति को ये लोग चुनाव के मैदान में लोकसभा के ला दिए हैं। अच्छी बात है। पहला शब्द मुख्तार ने यही कहा है कि भैया इन लोगों ने मुझे जहर खिला दिया है। 19 तारीख को हमें जहर खिलाया गया। किसी माफिया की अंतिम यात्रा में आपने आम गरीब इंसानों का, हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के लोगों का इतना बड़ा हुजूम देखा? मोदी झूठ बोलते हैं तो भी आप तारीफ करते हो। मोदी सरकार का पतन निश्चित है, यह समझ लिए पाप का घड़ा भर गया और भर के फट चुका है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव खास शो। 2024 की बारी कितनी तैयारी, और आज अपनी तैयारी शेयर करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, मौजूदा सांसद और सपा प्रत्याशी, गाजीपुर से सपा के प्रत्याशी अफजाल अंसारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो जी धन्यवाद। सब सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि इतनी तैयारी है, क्योंकि बीजेपी तो 400 पार की गारंटी दे रही है। हाँ, एक बात नहीं समझ में आती कि ये 400 पार की गिनती के साथ ही साथ एक और गिनती बताई जाती है 80 में 80। तो ये उसके अतिरिक्त है 80 में 80 या उसी 400 में है 80 में? 480 तो नहीं, ये पता नहीं, ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। और अगर 400 पूरे देश के लिए है तो फिर अलग से किसी स्टेट के लिए 80 में 80, ये क्या बात है? समझ में नहीं आती। हाँ, ये बात आम लोगों में इस बात का मजाक उड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस 2014 के बाद अपने इस तीसरे चुनाव में सबसे पुअर परफॉर्मेंस करने जा रही है। शायद 150 से 200 के बीच में इनकी सीटें सिमट जाएंगी। जहां इन्होंने उम्मीद लगा रखी थी कि सारी सीटें हमारी हैं, वहां भी बुरा हाल है। गुजरात में भी जहां 14 में इन्हें 26 सीट मिली, 19 में इन्हें 26 सीट मिली, अब शायद 20 सीट में सिमटने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में इनकी हालत बहुत ही खराब है, जहां 48 में 42 सीटें इनके खाते में रही हैं, अब इस चुनाव में 12 से 15 सीटों में सिमट जाने की स्थिति बन गई। बिहार में जहां 40 सीटों में 39 सीटें इनके कतार के लोगों की रही, आज बिहार में हम अब मान सकते हैं कि डबल फिगर क्रॉस कर जाएंगे। ये 12 हो जाए, 14 हो जाए, इससे ज्यादा की तो उम्मीद नहीं है। तो ये जो नुकसान है कहाँ भरेंगे? दिल्ली में 7 की सातों थी, अब सातों हार रहे हैं। हरियाणा में 10 थी, अब शायद 1-2 मिल जाए। कहाँ जीतेंगे? राजस्थान में कम से कम 8 सीट हार जाए। मध्य प्रदेश में कम से कम 12 सीटें ये हार रहे हैं, तो जीतेंगे कहाँ? आसाम में आधी से भी कम, झारखंड में आधी से भी कम, जहां ये सबकी सभी सीटें जीत गए थे। उत्तराखंड में चुनाव हुआ है, 5 की पांचों थी, अब 5 में 3 में सिमट रहे हैं। तो मोदी जी और उनकी जमात कतार के लोग पूरी तरह से बौखलाहट में है। इस बार एक चीज नई देखने को मिली कि नेता विपक्ष का या सत्ता पक्ष का क्या बोलता है और क्या कह रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन आम जनता लगता है खुद कुछ निर्णय ले चुकी है। वो बोल तो नहीं रही है, लेकिन जो कर रही है अभी तक के रुझानों से, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि वो मोदी की सरकार को बदल करके नई व्यवस्था लाना चाहती है, और पूरे देश के पैमाने पर यही परिदृश्य दिखाई दे रहा है। आपकी क्या तैयारी है जीत की?
अब हमारे यहाँ गाजीपुर, आप देखते हैं, बनारस के बगल का जिला है। और हुँ, भारतीय जनता पार्टी देर से ही सही एक शिक्षक को, जो बड़े विद्वान हैं, उनको कैंडिडेट बना के लाई है। और उनके वक्तव्यों की लगातार समीक्षा जनता में हो रही है। तो हुँ, घबराहट कुछ बढ़ी है, इसलिए कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय आनन फानन में 2 दिवसीय दौरा लगा करके 23 तारीख और 24 तारीख अभी यहाँ हुँ, गाजीपुर में बिता करके गए हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आम वर्कर इस बात पर बहुत ही निराश है कि 1984 से 1924 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर में सीधे सीधे एक व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर किया, पूरी राजनीति को उसके इर्द गिर्द खड़ा कर दिया। वो थे श्री मनोज सिन्हा। खुद हुँ, बेचारे 10 बार चुनाव लड़े, विधानसभा, अब लोकसभा का 10 बार में 7 बार हार गए, लेकिन बीजेपी ने कभी समीक्षा नहीं की। उनका हुँ, परफॉर्मेंस, जब वो छात्र जीवन में थे और बीएचयू से वो चुनाव जब लड़े थे छात्र संगठन के लिए, तब भी बेचारे अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। चौथे प्रयास में वो सफल हो सके थे, 3 बार यूनिवर्सिटी का चुनाव भी हार गए थे। अब हुँ, अभी 2022 में जो चुनाव गुजरा है, उनके ही पसंद से सारे टिकट बांटे गए। और भाजपा के नेताओं में अंदर अंदर बहुत बड़ी अंतर्कलह कल भी थी और आज भी है, जिसका परिणाम ये हुआ था कि 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में हार गई। मनोज सिन्हा 3 बार सांसद तो रहे हैं गाजीपुर के, लेकिन कुछ भाग्य ने जब साथ दिया उनका, एक बार जब उनके मुकाबले में श्री कॉमरेड विश्वनाथ शास्त्री जी थे, तब चुनाव जीतने का मुख्य कारण यह बन गया था कि बहुजन समाज पार्टी से जनाब हाजी यूनुस साहब को टिकट मिला और वो मजबूत कैंडिडेट की हैसियत से चुनाव लड़े। और बड़े पैमाने पर माइनॉरिटी वोटों में डिवीजन हुआ और 1,71,000 वोट बसपा के खाते में गया। परिणाम स्वरूप मामूली अंतर से श्री मनोज सिन्हा चुनाव जीत गए। दूसरी बार जीतने का इत्तेफाक इसलिए हुआ कि जब समाजवादी पार्टी से श्री ओम प्रकाश सिंह, जिन्होंने 1998 में इनको चुनाव हराया था मनोज सिन्हा को, उन्हीं से एक ही साल के बाद 1999 के चुनाव में जब मुकाबला हुआ फिर दोबारा, तो इस बार श्री बच्चा यादव, जो गाजीपुर के एमएलसी रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हो गए। और बच्चा यादव पुराने समाजवादी नेता थे और उनकी पहचान थी। उनके लड़ जाने से समाजवादी वोटों में जबरदस्त विभाजन हुआ और उन्हें लगभग 1,75,000 वोट मिला। परिणाम स्वरूप हुँ, मात्र 14,000 वोटों के अंतर से हारते हारते मनोज सिन्हा दूसरी बार चुनाव जीत गए। और तीसरी हुँ, बार जब 2014 में जीते, तो वो कुछ, हम स्वीकार करते हैं कि मेरी ही गलती थी, नहीं तो मनोज सिन्हा शायद लोकसभा में तीसरी बार न पहुंचे होते। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से शिव कन्या कैंडिडेट थी, जिन्हें 2,74,000 वोट मिला। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उस चुनाव में के एन यादव कैंडिडेट हुआ करते थे, जो 2,41,000 वोट पाए। और इस मुकाबले हुँ, में श्री मनोज सिन्हा मात्र 3,06,000 वोट पा करके 30,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत पाए। जबकि हुँ, मैंने कहा, जो उस चुनाव में मनोज सिन्हा को जिताने में मैं भी एक कारण बन गया, क्योंकि हमने उस समय कौमी एकता दल बना रखी थी और यहाँ गाजीपुर से श्री डीपी यादव को लाकर चुनाव लड़ा दिया, जो लगभग 76,000 वोट पा गए। और वोटों के इस विभाजन का परिणाम ये हुआ कि मनोज सिन्हा 30,000 वोट से चुनाव जीत गए। आज भी हुँ, वही परिदृश्य है। जो पुराने भाजपा के लीडर हैं या जो आम कार्यकर्ता हैं, जिनको अपनी पार्टी पर यह नाज है
कि उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया है, उनकी लगातार बेकदरी हुई है और सिन्हा जी लगातार अपनी मनमानी करने में इस बार भी सफल हो गए और अपने एक साथी को, वो गाजीपुर से जो कभी प्रधानी का भी टिकट मतलब चुनाव नहीं लड़ा, उस व्यक्ति को ये लोग चुनाव के मैदान में लोकसभा के ला दिए हैं। अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी का लोग कहते हैं कैंडिडेट कुछ नहीं होता, उसका निशान कमल का निशान ही उसका कैंडिडेट होता है। तो मैं याद तो लोग दिलाना ये चाहता हूं, एक बात जी, पूरी कर लूं। लोगों को मैं जी, जी, मैं जी। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को याद दिला दूं एक इतिहास कि 2009 में गाजीपुर से कमल के निशान के खाते में मात्र 22,000 वोट आया था। इसलिए यह जो डायलॉग कहा जाता है कि कमल का फूल ही प्रत्याशी होता है, तो गाजीपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को यहां पर जब मनोज सिन्हा बलिया लोकसभा से लड़ने चले गए, तो गाजीपुर लोकसभा सीट पर प्रभुनाथ चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, उनको कैंडिडेट बनाया गया और उन्हें मात्र 22,000 वोट मिला लोकसभा में। तो यह जो इतिहास है, इसको देखने के बाद ऐसा भी प्रतीत होता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर के इस चुनाव में मुख्य मुकाबले में भी न रह जाए। ये कोई तो लोग अतिशयोक्ति जो न समझिएगा। हम्म। ये जो लोग कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव पारसनाथ और आपके बीच नहीं है, बल्कि मनोज सिन्हा और आपके बीच में है, तो आप भी मान रहे हैं इस बात को? एकदम मान रहे हैं। वो पर्दे के पीछे से चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो चाहते थे कि पर्दे के बाहर से ही आए और उनसे हमारे 2 बार मुकाबले हुए हैं। दोनों रिजल्ट आपको पता है। एक बार 2,27,000 वोट से मनोज सिन्हा को हराया हूं, एक बार 1,20,000 वोट से मनोज सिन्हा को हराया हूं। हम तो तैयारी भी मनोज सिन्हा को ही कैंडिडेट मान के कर रहे थे, लेकिन जो भी हो, उन्होंने किसी वजह से दोनों जगह का लाभ उनके खाते में रहे। जम्मू कश्मीर के एलजी का पद भी उनके पास रहे और गाजीपुर में अपने किसी पॉकेट के हम्म। आदमी को वो चुनाव लड़ा करके यहाँ भी तो कुछ हासिल कर पाए या न कर पाए, इतना तो हासिल कर ही लेते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से कि जो उनकी इच्छा है उस इच्छा को पूरा करने। अब इसके पीछे क्या रहस्य है, मैं नहीं जानता। इसके पीछे कभी कभी लोग बात करते हैं बड़े सिद्धांतों की, तो वो सिद्धांत कहाँ चले जाते हैं हमको नहीं समझ में आता कि एक व्यक्ति को 40 साल से वो भाजपा की कुंडली पर गाजीपुर में बैठा था, अब आगे 5 साल के लिए भी वही कैंडिडेट लाया गया। तो ये समीक्षा तो उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, गांव गांव में ये चीज दिख रहा है। अब एक दूसरे को धमकी दी जा रही है कि अगर गाजीपुर में लोग गड़बड़ करेंगे तो बलिया सीट पे हम लोग गड़बड़ कर देंगे। अब देखिए नतीजा क्या होता है। कुछ लोग धमकी देते हैं कि घोसी की सीट पर गड़बड़ हो रहा है, तो घोसी की सीट वाले कहते हैं कि उसका बदला हम गाजीपुर की सीट पे ले लेंगे। देखिए आगे क्या होगा, ये तो जनता के मूड पर निर्भर करता है। जी। आपके केस में सुनवाई हुई है, इसे लेकर आपकी सीट पर सपा से कहा जा रहा है कि गाजीपुर से सपा अपना कैंडिडेट बदल सकती है। क्या आपकी इसे लेकर अखिलेश यादव से बात हुई? क्या कोई प्लान भी है इसे लेकर? हमारी नहीं, आप लोगों की जो हमारे देश में गोदी मीडिया है, इन लोगों की बात होती रहती है सभी दलों के नेताओं से। अब इनके कान में कुछ कहा, किसने कहा होगा, कैसे यह खबर जन्म ले ली, मुझको तो पता नहीं है। और हाँ, ये मीडिया के बंधुओं की तरफ से कहा जाता है कि टिकट बदला जाएगा, तो इस रहस्य से तो पर्दा मीडिया के लोग ही उठा सकते हैं। मैं तो चुनाव आप में आश्वस्त हैं कैंडिडेट आप ही हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं? जी। माननीय अखिलेश यादव ने मुझे टिकट दिया है। आप बताओ ये प्रश्न कहाँ बनता है? जब टिकट किसी को मिला हुआ है, अधिकृत सूची में मेरा नाम है और मैं चुनाव प्रचार में हूँ, सपा पूरी ने अभी पार्टी तक मेरे। 8 अब प्रत्याशियों के नाम बदले हैं आ, इसी चुनाव में। समाजवादी पार्टी ने इसी चुनाव में 8 प्रत्याशियों के नाम बदले हैं। मैं नहीं समझता कि ये इस प्रश्न की कहीं गुंजाइश है। कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आप लोग प्रयास करते रहे, जनता कंफ्यूज होने वाली नहीं है। इस बार का चुनाव नेता कितना लड़ रहा, पार्टी कितनी लड़ रही, वो अपनी जगह है। उससे ज्यादा देश की जनता चुनाव लड़ रही है और बहुत गंभीरता से इस बात का प्रयास कर रही है, बिना बोले, कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए। और आप उम्मीद भी नहीं करेंगे
कि किस बुरी तरह से नरेंद्र मोदी की टीम के लोग इस चुनाव को हारेंगे। सर, आपने 2019 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, आप सांसद भी चुनकर आए। क्या वजह रही मायावती जी से, क्या दूरियां आपकी हुई, किस वजह से आपको कुछ 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 प्रश्न होते हैं जो लगता है कि कोई पत्रकार पूछ रहा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे लगता है कि एक्सप्लेनेशन कॉल किया जा रहा, खुद बहन जी ने आपको अधिकृत कर दिया है या माननीय अखिलेश यादव ने आपको अधिकृत कर दिया है कि इन प्रश्नों के उत्तर लेके हमें बताओ। तो ऐसे प्रश्न मीडिया के लोगों को करने से आम जनता भी सोचती है कि क्या तमाशा है। गाजीपुर के परिदृश्य में अब कुछ बात करने की रह नहीं गई, सारे पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हम अपनी जीत का जो 2,27,000 का रिकॉर्ड है गाजीपुर जनपद का, मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से निश्चित रूप से उस रिकॉर्ड को तोड़ने में हम सफल हो। चाहे तो आप भी जाइए ना गांव में, जरा देखिए, नजारा देखिए क्या है। हर वर्ग हर समाज के लोग, और गाजीपुर में नहीं, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा, और भारतीय जनता पार्टी आधी सीट भी उत्तर प्रदेश में बचा पाने में सफल नहीं हो पाएगी। आप माहौल बनाए रखिए, और माहौल बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी इस वक्त अडानी जी और अंबानी जी और उनके चैनलों की तो होती है। जो 22 चैनल एक सज्जन के, 11 चैनल एक सज्जन के, ये जो चैनल हैं, अब इतनी जिम्मेदारी तो निभाएंगे भाई। लेकिन आप भी अगर आकलन करेंगे, हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले पानी में कूद जाते हैं। तो इस देश में गोदी मीडिया के लोगों को भी जनता के मूड को देखना और समझना चाहिए। एक राउंड का 102 सीटों का चुनाव हो गया, कितना पुअर परफॉर्मेंस रहा है भाजपा का। दूसरे राउंड का आज चुनाव हो रहा है 88 सीटों का। इन दोनों राउंडों में 190 सीट का चुनाव हो गया। अब तो बच गई 353 विधान लोकसभा। अब इस 353 लोकसभा में अगले 5 राउंड में वोट पड़ना है। आप देखते जाइए, बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा सीट लगता है कि उत्तर प्रदेश से आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। लेकिन भाजपा अपने पुराने परफॉर्मेंस का आधा भी नहीं कर पाएगी। यह हालत उत्तर प्रदेश की है। बाकी और कहीं का क्या बताएं आप। चुनाव आते हैं तो एक ध्रुवीकरण का मुद्दा सबसे पहले उठता है, और आपकी जो सीट है लेकिन गाजीपुर, इस पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन ये मुस्लिम बहुल इलाका है नहीं। लेकिन फिर भी जब आपके परिवार की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम एंगल उठता है। कैसे देखते हैं आप इसे? कहानी पुरानी है। आप गूगल उठा के सर्च करो गाजीपुर में माइनॉरिटी की क्या जनसंख्या है, ये 10% या उससे भी कम। अब हमारा और हमारे पूर्वजों की औकात नापने वाली जो जहां तक बात है, तो देखिए, हम तो बिल्कुल इस दौर की अंतिम कड़ी हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश के स्वतंत्र कराने की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं, जेल गए हैं, कोड़े खाए हैं, यातनाएं सही हैं। और जब देश आजाद हुआ है तो देश के निर्माण में, उसकी बुनियाद में ईंट रखने का काम किया है। जब पहली राज्यसभा का गठन हुआ, उसमें हमारे परिवार के सदस्य थे फरीदुल हक अंसारी, 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे। हमारे परिवार से डॉक्टर शौकतुल्ला अंसारी साहब थे, जो लोकसभा के भी एमपी रहे और राज्यसभा के भी एमपी रहे, और देश में उनको गवर्नर के पद के ऊपर भी उड़ीसा प्रांत का गवर्नर बनाया गया था। हमारे परिवार में हम तो इस समय की, इस दौर की कड़ी हैं। इस देश ने उपराष्ट्रपति के पद पर श्री हामिद अंसारी साहब को, जो उत्तर प्रदेश में 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। हमारे परिवार में आसिफ अंसारी साहब थे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं। हमारे परिवार में अहमद अंसारी साहब थे, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे, और बाद में केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए हैं। इस परिवार में ब्रिगेडियर उस्मान ने जन्म लिया था, जिन्होंने मातृभूमि की और देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए पहले युद्ध में अपने पराक्रम का परिचय दिया,
झांगर घाटी, नौशेरा घाटी को फिर से भारत का हिस्सा बनाया और उस लड़ाई में 3 जुलाई सन 1948 को शहीद हुए, उन्हें मृत्यु के उपरांत वीरता के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। ऐसे परिवार को आप ले आके कहां खड़ा कर दिया है? आप आज का जो ये बिका हुआ गोदी मीडिया है, आप मुख्तार अंसारी को 15 सालों से माफिया माफिया माफिया, कभी इस बात की मैं कई बार कह चुका, इसकी पलट के समीक्षा कभी मत करिएगा, इस सब्जेक्ट को बंद कर दीजिएगा। मुख्तार अंसारी जेल में है और उसके विरुद्ध 65 मुकदमा लिखा गया है और आप कहते हो कोई धारा नहीं बची। अरे भाई, जिस पे तुम चाहो जब एक के दिन में 100 मुकदमा आप लिख सकते हो। माननीय आजम खान साहब को आपने क्या नहीं बना दिया, चोर बना दिया, भैंस का, बकरी का, मुर्गी का। तो आप कुछ भी ये सरकार कर सकती है और गोदी मीडिया उसको प्रचारित कर सकती है, तो ये तो अलग बात है। लेकिन जनता के पास भी एक कैमरा है और जनता भी खुद खबर रखती है असलियत की। कहा जाता है, हो सकता है आपकी मान्यता इससे विपरीत हो, लेकिन समाज की ये मान्यता है कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है और जाने वाले के अंतिम सफर की जो यात्रा होती है, उस यात्रा से उसकी औकात का पता चलता है कि इस समाज में जब जिया है वो इंसान, तो इस समाज में उसकी क्या पहचान रही है। मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा का वो परिदृश्य शायद आपके कैमरामैन ने भी कैद किया होगा, या किसी माफिया के इस देश में नहीं, दुनिया के किसी देश, किसी माफिया की अंतिम यात्रा में आपने आम गरीब इंसानों का, हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के लोगों का इतना बड़ा हुजूम देखा, वो जुनून देखा, उसके बाद भी आप कह रहे हैं। आप कहते रहिए, देश की जनता मालिक है, देश में प्रजातंत्र है और लोकतंत्र में जो आदमी 5 बार विधानसभा का सदस्य, 25 साल तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य रहा, लाखों जनता वोट दे करके उसे चुन के अपना प्रतिनिधि बना के भेजती रही। एक दूसरा नाम बता दीजिएगा हिंदुस्तान में जो जेल में रहा हो और लगातार 3-3 बार जेल से पर्चा भरा हो और उसके बाद जनता ने उसे वोट दे करके, जिसको हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जा करके वोट मांगा हो, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी की उस अपील को ठुकरा करके जनता ने उसे जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य बनाया हो। बड़ा आसान है, माइक आपके पास है, चैनल आपका है, विज्ञापन मिल रहा है, सरकार खरबों रुपया निकाल के जनता की कमाई का जो पैसा खजाने में है वो आप जैसी गोदी मीडिया के लोगों को दे रही है, तो आप तो कह सकते हो किसी को माफिया। आपको अधिकार है, विशेषाधिकार है। हम तो नहीं कह सकते, हम तो आपको कहेंगे कि आप मीडिया हो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। आपको आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए कि हद हो गई, इम्तहा हो गई। मोदी झूठ बोलते हैं तो भी आप तारीफ करते हो। मोदी बाबा गोरखनाथ को और कबीर दास को और गुरु नानक को एक साथ बैठा करके उनकी मंत्रणा करा देते हैं, वक्तव्य देते हैं, ताली बजवा देती हो जनता से और उनको कहती हो वाह रे मोदी को ज्ञान देने वाले, ये हमारे भक्त मीडिया के सूरमा एंकरो, जरा उनसे कहो कि अध्ययन करें इतिहास का। बाबा गोरखनाथ का कार्यकाल और कहां गुरु नानक का कार्यकाल, कहां कबीर दास का कार्यकाल, सदियों का फर्क है। लेकिन झूठ भी सीना जोरी से बोला जाता है और आप उस पर भी तारीफ करते हो। चलिए ठीक। एक सवाल है, ओवैसी और पल्लवी पटेल के गठबंधन ने आपकी सीट से अपना उम्मीदवार उतारा है। ओवैसी आए भी थे, आपसे मुलाकात भी हुई थी, क्या कुछ बात है तो ऐसा लग रहा था उस समय कि आपके समर्थन में है, वो आपके साथ है? हमें अभी इसकी कोई सूचना नहीं है, वो अपना यहाँ कैंडिडेट उतारी हैं या समर्थन दी हैं, अभी हमें इसकी कोई अधिकृत सूचना नहीं है। आगे आने वाले समय में अगर कोई ऐसी सूचना प्राप्त होगी तो हम बता सकेंगे। ये आप लोगों को पहले खबर है, हमें खबर नहीं है। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इंटरव्यू को हम यहाँ खत्म कर रहे हैं।